हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ललित यादव। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लास 10th के अंदर वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, ये अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनटीएससी क्लास 10 के लिए एनटीएससी के लिए देखें तो एनटीएससी के लिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन एनटीएससी के अंदर स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के अंदर इससे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारा किसी दिन सिटी का शटडाउन हो जाता है तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो हम कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? पावर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, पावर प्लांट्स मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनसे यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत लार्ज डिस्टेंस तक हम क्या करते हैं, बहुत एनर्जी का कम लॉस के साथ इनको पहुंचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक प्रैक्टिकल यूज है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये सारे जो इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन्स है, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन्स जो होते हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? चार्ज के ऊपर। किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो वो हम स्टडी करेंगे व्हाट इज चार्ज। अब उसको, चार्ज को पढ़ने से पहले अगर इस चैप्टर को हम क्लासिफाइड करें तो इसको हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिनोमिनन्स है, जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है, कि चार्ज एट रेस्ट। कि चार्ज जो होता है वो किस पे होता है? चार्ज इज एट रेस्ट, देन चार्ज इज एट रेस्ट, एंड देन इस चार्ज जब रेस्ट पे रहता है, जब इलेक्ट्रिसिटी और इससे रिलेटेड फिनोमिनन्स जो स्टडी करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास 10 के अंदर हम केवल क्या स्टडी करते हैं? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और इससे रिलेटेड जो फिनोमिनन्स होते हैं वो कब स्टडी करते हैं? चार्ज इज इन मोशन। कि चार्ज किस में होता है? चार्ज इज इन मोशन, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स रिलेटेड फिनोमिनन्स जो हम स्टडी करते हैं वो कौन सी ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इस पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के जो है 2 पार्ट से, पहले हम चार्ज को रेस्ट पे होता है जब इससे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिनोमिनन्स स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, जब चार्ज इज इन मोशन, तब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी फिनोमिनन्स हम स्टडी करते हैं वो किसमें, जब किसमें चार्ज किसमें होता है? मोशन में, तो वो हम स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो हमारा क्या आता है? व्हाट इज चार्ज। तो सबसे पहले जो हम डिफाइन करेंगे वो इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे चार्ज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ज होता क्या है, चार्ज, व्हाट इज चार्ज। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज चार्ज, तो इस चैप्टर के अंदर हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? चार्ज। तो देखिए, चार्ज के अंदर अगर हम बात करें तो इसके हिस्ट्री के अंदर हम जाए तो सबसे पहले ग्रीक और इटली के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कि हमने क्या लिया? एक सिंपल ग्लास रोड को लिया, और दूसरा हमने क्या लिया? सिल्क क्लॉथ को लिया। पहले हमने देखा कि ये जो है कि ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे मैंने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड से क्या किया? रब्ड किया। क्या किया मैंने? दे आर रब टू ईच अदर। जैसे मैंने रब्ड किया, और मैंने रब करने के लिए यहां पर 2 तरह की 2 ग्लास रोड्स ली। दिस वन विद द ग्लास रोड फर्स्ट एंड दिस विद अनदर ग्लास रोड सेकंड। तो हमारे पास 2 ग्लास रोड है, फर्स्ट और सेकंड। इनिशियली हमने देखा कि जब हमने इनको रब्ड नहीं किया तो इन तीनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे इस ग्लास रोड को मैंने क्या किया? इस सिल्क क्लॉथ से रब्ड किया, तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही मैंने इन दोनों ग्लास रोड को एक दूसरे के पास में लेके आया तो बोथ द ग्लास रोड्स आर रिपेल टू ईच अदर। पहला कंक्लूजन क्या निकाला मैंने? कि ग्लास रोड जो है फर्स्ट और ग्लास रोड सेकंड, दे आर रिपेल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। और सिल्क, अब इसमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमने क्या किया कि एक हमने एक तो लिया वुलन क्लॉथ,
और एक लिए हमने इबोनाइट रोड। दो इबोनाइट रोड्स लिए हमने। तो इनिशियली जब ये हमने इनको रब्ड नहीं किया तब इन दोनों चार्ज रोड्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों इबोनाइट रोड्स को वुलन क्लॉथ के साथ रब्ड किया तो मैंने क्या देखा कि दोनों इबोनाइट रोड्स आफ्टर रबिंग विद द वुलन क्लॉथ, both ebonite rods are repelled to each other। तो यहां पर ये तो एक हो गया कंक्लूजन नंबर 1। सेकेंड विल बी द, अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिया कि हमने क्या किया, इन दोनों ग्लास रोड, एक ग्लास रोड लिया और दूसरा हमने क्या लिया, एक इबोनाइट रोड लिया। तो इबोनाइट रोड लेने पर हमने क्या देखा कि ये दोनों ग्लास रोड और इबोनाइट रोड जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जैसे ही इसको हम देख सकते हैं कि सिल्क, जब ये ग्लास रोड को जब हमने रब्ड नहीं किया था तो कोई भी इसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने इसको रब्ड किया तो रब्ड करते मैंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और इस केस में इसमें इबोनाइट रोड एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अगर इबोनाइट और वुलन क्लॉथ को देखें दे आर अट्रैक्ट ईच अदर आफ्टर रबिंग। लेकिन मैंने जो दूसरी इंपॉर्टेंट थर्ड कंक्लूजन जो इंपॉर्टेंट देखा कि ग्लास रोड और इबोनाइट रोड लिया, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आई कि हम इसको रब्ड करने की वजह से इसमें क्या हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है जिसकी वजह से दे इंटरेक्ट विद अदर बॉडी या अदर पार्टिकल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अदर बॉडी जो है वो क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। और ये जो इंटरेक्शन फोर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता लगी कि इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है और इबोनाइट रोड के ऊपर चार्ज आ रहा है वो क्या है, दोनों डिफरेंट चार्जेस है। तो यहां से हमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पता लगी कि जो चार्ज का नेचर है वो कितने तरह का है, दो तरह का चार्ज का नेचर होता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें चार्ज की, तो पहली डेफिनेशन तो हम बोल सकते हैं चार्ज इज द basic property of material of a particle due to which they interact with other particle, and this interaction force is known as electric force। अब इसे जो है हम मॉडर्न थ्योरी से अगर हम स्टडी करना चाहें तो इसे हम जो है, अब कोई भी बॉडी जो चार्ज क्यों होती है, तो इसके लिए देखिए ये तो हमने जो है पुराने टाइम पे जो हमने सबसे पहले चार्ज का पता लगा था, जैसे हमने बहुत प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी देखा कि हमने ड्रायर से जब कॉम को रब्ड किया तो हमने देखा कि कोई कॉम जो है वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। अब इसको जो है हम जो स्टडी कर सकते हैं चार्ज ऑन मैक्रो बॉडीज, किसको हम थोड़ा सा समझते हैं, चार्ज ऑन मैक्रो बॉडीज, कि हमें पता है कि कोई भी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ अ एटम। तो हम अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, हम इसको जो स्टडी करते हैं वो किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम किसको, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो किससे स्टडी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, उस सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज, देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, ठीक है। अब यहां पर जो इसको पूरे को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा लिथियम एटम का एग्जांपल ले लेता हूं। किसका, लिथियम एटम का। लिथियम एटम में हम सब लोग जानते हैं कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इस लिथियम एटम के अंदर अभी अगर ये न्यूट्रल है, क्या है ये एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। अब अगर इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, लेट्स एन एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, इसमें से रिमूव कर दिया, तो रिमूव करते ही सेंट्रल पार्ट पे जो न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव रिमेनिंग बचे। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, कितने प्रोटॉन्स, इसके पास 3 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। इस वाले केस के अंदर दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे,
3। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, इस केस में डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी को जो है हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव एटम। नेक्स्ट, सपोज करो कि इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, इस लिथियम एटम के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और नेक्स्ट इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव चार्ज जो है वो डोमिनेटिंग हो गया एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस बॉडी को जो है हम क्या बोल देंगे, नेगेटिवली एटम, नेगेटिव एटम, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। अब अगर हम फिजिक्स के अंदर बात करें तो ये तो हमने केवल केमिस्ट्री समझा। फिजिक्स के अंदर तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे कॉम हो गया, ठीक है, ग्लास रोड, इबोनाइट रोड, ये सब लिए। तो कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं या ऐड होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये मैंने एक ग्लास रोड ली, अगर इस ग्लास रोड के अंदर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन इट, कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो आप लोग बोलेंगे इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, इसमें बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना हुआ है ये ग्लास रोड। अब इस ग्लास रोड के कौन से, अगर इस ग्लास रोड में से मैंने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो जब ये क्या था, अनचार्ज था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो थे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए तो क्या हो गए, प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। तो ये बॉडी कैसे चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर किसी बॉडी में से मैंने क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या हो गया, उसके मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन से एटम के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, बस उस बॉडी के अंदर जो वो अनचार्ज थी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे। लेकिन जैसे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डोमिनेटिंग हो गए एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो वो बॉडी जो है वो कैसे चार्ज हो गई, नेगेटिवली। तो इसी बेसिस पे जो है नेक्स्ट हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड विल बी नेगेटिव चार्ज। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि उस इलेक्ट्रॉन्स में जो है क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, ठीक है, अ बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इट मींस इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सिस हो जाते हैं तो इट मींस इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं सिंपल सा, कि जैसे एक मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, जैसे सपोज करते हैं हम, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये मैं जो है ब्लू कलर के मार्कर से मैं पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव हैं इसमें, 5, और रेड कलर की जो मार्कर है उससे मैं नेगेटिव बना देता हूं, तो इसके पास कितने नेगेटिव्स है, 3 4 5 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये बॉडी के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इसमें से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते ही इसमें क्या हो जाएगा कि अगर यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, 3 4 5 एंड 6, और नेगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो इसके पास क्या है, डोमिनेटिंग चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बॉडी जो है वो कैसे चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। अगर इसके पास जो है नेगेटिव चार्ज डोमिनेटिंग में हो गए, जैसे सपोज कीजिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज कम रह गए और नेगेटिव चार्ज जो है 1 2 3 4 5। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो कैसे चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो बॉडी जो है वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड
बॉडी। और कोई भी बॉडी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो होती है वो किस वजह से होती है कि अगर उस बॉडी में से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, इट मींस ये जो है कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ऐड कर दिए तो वो कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो यहां पर फिजिक्स के अंदर हमें एटम को स्टडी नहीं करके हम बॉडी को स्टडी करते हैं। अगर उस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इट मींस इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो इट मींस इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो फिजिक्स के अंदर सिंपल सी अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की डेफिनेशन को बोलना चाहे, अ बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नेगेटिव का चार्ज, अ बॉडी हैविंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो वो बॉडी जो है वो कैसे चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के मेथड्स। तो यहां पर जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास फर्स्ट मेथड है, बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, जिससे आप लोग सब ने स्टडी किया होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर अगर मैं इसको समझ लूं तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, इसके अंदर जो मैंने ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जैसे मैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन जो दिया था मैंने चार्ज का, उसके अंदर भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर वापस हम इसको देख लेते हैं कि जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास ये एक बॉडी 1 है, बॉडी ए, और दूसरी है बॉडी बी, ठीक है। ये एक बॉडी है बॉडी बी, और बोथ आर इनिशियली अनचार्ज्ड। अभी स्टार्टिंग में क्या है, दोनों अनचार्ज्ड है। इनिशियली दोनों क्या है, बोथ आर अनचार्ज्ड। इनिशियली दोनों क्या है, अनचार्ज्ड है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों बॉडीज को क्या करता हूं, रब्ड करता हूं। क्या करता हूं मैं, दोनों बॉडीज को रब्ड करता हूं। तो रब्ड करने पे क्या होगा कि जैसे मैं इन दोनों बॉडीज को रब्ड करूंगा तो रब्ड करने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू द फ्रिक्शन, यहां पर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, कि हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन, कि यहां पर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट प्रोड्यूस होते ही क्या होगा कि जो यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उनकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। कि जैसे क्या होंगे, रब्ड करने पर जैसे उन इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे मैं मान लेता हूं कि दोनों को इनको फ्रिक्शन करने से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गए, और लेट से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉडी ए से कहां पर ट्रांसफर हो गए, बी के अंदर। कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहां से ट्रांसफर हो गए, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन बी ए से बी के अंदर ट्रांसफर हुए तो ए के अंदर क्या हो गए कि पहले अनचार्ज था तो जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, ये जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए तो यहां पर क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गए, ये प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो ये जो ए बॉडी है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए तो इसका मतलब ये जो है इसमें क्या हो गया, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बॉडी बी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो गए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5, और 5 तो पॉजिटिव चार्ज है और 5 ही नेगेटिव है। तो इसमें भी जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव हैं उतने ही इसके पास भी नेगेटिव है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गए तो इसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डोमिनेटिंग हो गया। और इसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव कम हो गए, 1 2
ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉडी जो है वो, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है कुछ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, तो वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी कि जिस बॉडी की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, वो क्या होगी, वो क्या करेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर डिफरेंस नहीं होगी, जैसे मान लो सपोज करो कि हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, कोई भी बॉडी लेने पर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है कि वो दोनों अनचार्ज भी रह जाए। ठीक है, दो बॉडीज चार्ज तभी होंगी जब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, फेमस एग्जांपल, जैसे मैं ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब्ड करता हूं, तो यहां पर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली। इसका मतलब क्या हो गया कि सिल्क क्लॉथ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है ग्लास रोड के कंपैरिजन में, तो ये यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेता है सिल्क क्लॉथ के अंदर, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज। फर को जो है, फर और रबर शूज, ये रबर रोड, तो यहां पर क्या होता है, रबर रोड की जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर, तो फर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। वुलन क्लॉथ को इबोनाइट रोड के साथ रब्ड करते हैं, तो ये पॉजिटिवली, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। ड्राई हेयर एंड कॉम, ये प्लास्टिक, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, तो यहां पर या फिर इसके अंदर हम प्लास्टिक रोड भी ले सकते हैं, और यहां पर भी हम प्लास्टिक रोड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सब केस में क्या होगा कि इनकी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनके कंपैरिजन में। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के ऊपर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितना इसके ऊपर, जैसे मान लो इनिशियली ये दोनों क्या थे, चार्ज नहीं थे, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आता है तो इसके ऊपर उतना ही क्या जाएगा, माइनस क्यू चार्ज, कि रब्ड करने पे या तो दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगी या दोनों बॉडीज चार्ज नहीं होंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इन दोनों को मैंने रब्ड किया और बॉडी ए जो है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होगी और बॉडी बी जो है वो न्यूट्रल होगी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर हम उनको रब्ड करेंगे तो दोनों बॉडीज जो है वो चार्ज होंगी और दोनों के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो क्या आएगा, इक्वल और अपोजिट इन नेचर। एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक बॉडी चार्ज हो गई और दूसरी बॉडी चार्ज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर देखिए कि सिंपल सा मैंने एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर स्टैंड, जिसके ऊपर ये मैंने स्पेयर रखा हुआ है। ये जो स्पेयर है ये कैसा है, अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड बॉडी, और मेरे पास एक रॉड है पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इसमें मैंने क्या किया कि जैसे इस पॉजिटिव रॉड को मैंने क्या किया, किसके कांटेक्ट में लेके आऊंगा, इस अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आऊंगा। जैसे इसको पॉजिटिव रोड को मैं क्या करता हूं, इस अनचार्ज एटम के अंदर लेके आता हूं, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा कहां से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। कि जैसे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं वाटर एनोलॉजी से, कि हमेशा जो वाटर है वो कहां से कहां फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। टेम्परेचर जो है वो हमेशा कहां फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर टू, जो हीट है वो कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वैसे ही अगर हम यहां पर पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, अनचार्ज बॉडी से क्या हो जाएंगे, चार्ज बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम अनचार्ज बॉडी टू चार्ज बॉडी। जैसे चार्ज बॉडी के अंदर क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और अनचार्ज बॉडी में क्या होंगे, प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होंगे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी के। और जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुए तो
कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे इसने रिमूव कर दिए तो इसमें क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अनचार्ज बॉडी ये क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और कैसे चार्ज होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन कब तक फ्लो होते रहेंगे, जब तक कि दोनों तरफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम बाद में समझेंगे, या भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब तक की बराबर नहीं हो जाए। तो ये जो बॉडी है, ये कैसे अनचार्ज बॉडी जो है वो कैसे चार्ज कर दी हमने, पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम यहां पर नेगेटिव रोड लेके आते हैं तो नेगेटिव रोड में क्या होगा, नेगेटिव रोड वाले केस के अंदर कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए पॉजिटिव की जगह हमने इस अनचार्ज स्पेयर को, इस अनचार्ज स्पेयर को मैंने नेगेटिव से, तो जैसे ये मैंने अनचार्ज स्पेयर को नेगेटिव से क्या किया, मैंने टच कांटेक्ट में लेके आया, तो नेगेटिव के पास क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू अनचार्ज। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, नेगेटिव से अनचार्ज बॉडी के। और जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर होंगे तो ये जो अनचार्ज बॉडी है ये क्या हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर आए तो ये कैसे चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जैसे अगर हम इसको बॉडी को पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, नेगेटिव को लेके आएंगे तो नेगेटिवली चार्ज होगी। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन द अनचार्ज बॉडी इज इन कांटेक्ट विथ चार्ज बॉडी, कि अनचार्ज बॉडी को जैसे ही हम चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेते आते हैं तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होती है उधर से हायर डेंसिटी की तरफ क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और अनचार्ज बॉडी गेट्स चार्ज। उसकी वजह से क्या होते हैं, अनचार्ज बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जैसे अगर हम बॉडी पॉजिटिव को कांटेक्ट में लेते आते हैं तो यहां पर डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कम है एज कंपेयर टू दिस, एंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनचार्ज टू चार्ज। इस वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं इधर की तरफ कम है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव से अनचार्ज बॉडी के अंदर आएंगे और ये अनचार्ज बॉडी जो है वो कैसे चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि इफ टू आइडेंटिकल, मैंने क्या लिए, दो आइडेंटिकल स्पेयर्स लिए, दो आइडेंटिकल मैंने क्या लिए, स्पेयर लिए, और एक स्पेयर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरा जो स्पेयर है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला स्पेयर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इन दोनों स्पेयर्स को इफ टू दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों स्पेयर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। अब जैसे ही मैं इन दोनों स्पेयर्स को कांटेक्ट में लेके आता हूं, जैसे मैं इन दोनों स्पेयर्स को कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो अगर ये आइडेंटिकल हैं तो दोनों पे, जैसे अगर इसको कांटेक्ट में लेके आने के बाद मैं इनको दोनों को वापस क्या करता हूं, दोनों को टच किया और उसके बाद दोनों को अलग अलग रख, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q/2 और Q/2। इसके ऊपर जितना, जैसे अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो Q/2 और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो Q/2, दोनों अगर आइडेंटिकल स्पेयर्स है। तो ये हम प्रॉपर्टीज अंदर भी पढ़ेंगे, ये चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो यहां पर टोटल नेट चार्ज कितना है इसका सिस्टम का, Q, और यहां पर भी Q/2 प्लस Q/2। ठीक है, लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमने पहले दो मेथड पढ़ लिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हमने क्या किया था, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, उसकी वजह से अनचार्ज बॉडी गेट्स चार्ज। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर जो है हम चार्ज बॉडी को जो है नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ चार्ज्ड बॉडी, कि चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं लेके आते हैं। कि जैसे इसके अंदर कुछ प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं कि इसके ऊपर यह, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्हेन द अनचार्ज बॉडी इसके पास में लेके आते हैं, इज ब्रॉट नियर टू इट, देन चार्ज बॉडी गेट्स चार्ज। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम, सिंपल सा टेक एन आइसोलेटेड न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी ली। इस न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, रैंडमली। ठीक है, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और वो इस अनचार्ज बॉडी के ऊपर क्या है,
यूनिफॉर्म इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो बॉडी है ये कैसी है? अनचार्ज्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडी। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आते हैं, इसके कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा? चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कांटेक्ट में ना लाके हम इससे थोड़ा सा दूर इसको क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज बॉडी को कुछ भी लेके आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं इसके पास में क्या लेके आया हूं? पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके। जैसे मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके आऊंगा तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या होंगे? रिपेल होंगे, और नेगेटिव चार्ज इससे क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो नेगेटिव चार्ज सारे इस एक एंड पे आ जाएंगे, इस वाले एंड पे क्या आ जाएंगे? जो पॉजिटिव चार्ज के पास वाला एंड है वहां पर सारे के सारे क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। और इधर की तरफ क्या आ जाएंगे? इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो गया? जो चार्ज है वो क्या हो गया? इंड्यूस हो गया, मतलब एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अभी भी अगर मैं इस बॉडी के अंदर क्या कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए या ऐड हुए? नहीं। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब अभी भी ये बॉडी क्या है? अनचार्ज्ड है। बस केवल एक प्रोसेस हुआ है कि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया। ठीक है, पहले जो चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जैसे ही मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आया तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया। स्टेप थर्ड के अंदर मैंने क्या किया? इसको ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर दी। इसको अर्थिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक हम कंडक्टर वायर लेते हैं। ये क्या है? कंडक्टर वायर या मेटल वायर। कोई भी एक मेटल वायर लिया और उस मेटल वायर को मैंने क्या किया? अर्थ से कनेक्टेड कर दिया। यहां पे हमारी अर्थ है, तो जैसे मैं इसको अर्थ से कनेक्टेड करूंगा मेटल वायर को, तो यहां पर क्या है? पॉजिटिव है, और अर्थ अपने आप में क्या है? एक ह्यूज कंडक्टर है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? अर्थ से इस अनचार्ज्ड बॉडी के अंदर। क्योंकि अर्थ क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टर है, इसके पास ही बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे और इधर की तरफ पॉजिटिव है। तो क्या होगा कि जैसे ही ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्थ टू अनचार्ज्ड बॉडी। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ से अनचार्ज बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। और जैसे ही ट्रांसफर होंगे, जैसे ही इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इस जो अनचार्ज बॉडी है ये क्या हो जाएगी? इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इसके पास जो है वो डोमिनेटिंग कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? कम होगा। ये नेगेटिव, ठीक है, और भी ले सकते हो नेगेटिव। तो ये जो है बॉडी कैसे चार्ज हो गई? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि पहले हम अर्थिंग को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम किसको? चार्ज बॉडी को। कि पहले हमने अर्थिंग को हटा दिया, फिर उसके बाद हमने चार्ज बॉडी को। तो ये जो अनचार्ज बॉडी थी वो कैसे चार्ज हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। ये जो अनचार्ज बॉडी थी ये कैसे चार्ज हो गई? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने इस बॉडी के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं लेके आया, लेकिन फिर भी ये जो अनचार्ज बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज्ड। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब हम पॉजिटिव को इसके पास में लेके आए तो ये कैसे चार्ज हो रही है? नेगेटिवली। अगर हम इसके पास में नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो ये अनचार्ज बॉडी जो है वो क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो कंडक्शन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है कि कंडक्शन के ऊपर जो है अगर हम पॉजिटिव को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते तो वो कैसे चार्ज होती है? पॉजिटिवली। लेकिन यहां पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो यहां पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेट चार्ज नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो कैसे चार्ज हो गई? चार्ज नेगेटिवली चार्ज। और इस पूरे प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नॉन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस चार्ज बॉडी से दूसरे, तो ये हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग के 3 मेथड हो गए: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो सेम तरह के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि जो चार्जेस हैं उनको हम केवल जो है ये कैसे चार्ज होते हैं वो, या इसको हम बोल सकते हैं चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब हो गया कि सिंपली हम चार्ज को जो है ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक चार्ज है जिसके ऊपर +10 कूलम चार्ज है, दूसरी जो बॉडी है उसके ऊपर +2 कूलम चार्ज है। अगर मैं इन दोनों के ऊपर नेट चार्ज पूछूं, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा बॉडी के ऊपर, +10 कूलम +2 कूलम, तो कितना, 12 कूलम। या अगर मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया कि एक बॉडी है जिसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, दूसरी बॉडी है उसके ऊपर -5 कूलम है, टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडीज कितना होगा, तो 10 कूलम -5 कूलम, तो हो जाएगा +5 कूलम। तो इनको सिंपली हम एल्जेब्रिकली ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे। अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। इसके अंदर कोई वेक्टर का रूल हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो चार्ज होते हैं वो सिंपल कैसे होते हैं, एडिटिव इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कि चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो कंजर्व्ड का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कि हमेशा जो चार्ज होता है वो केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, ना तो हम चार्ज को कभी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे चार्जिंग में, हाँ सिंपल सा हम इस तरह से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे हमने ग्लास रोड लिया था और एक सिल्क क्लॉथ लिया था, तो स्टार्टिंग के अंदर ग्लास रोड के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जैसे मैंने इनको रब्ड किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से, ग्लास रोड से किधर की तरफ ट्रांसफर हो गए, कि जैसे मान लो स्टार्टिंग में इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके पास 200 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, इनको रब्ड करने के बाद क्या हुआ कि सपोज करो कि 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ के अंदर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो जैसे ट्रांसफर हुए तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए अब, 90 ग्लास रोड के अंदर, और इसके अंदर कितने हो गए, 210 इलेक्ट्रॉन। तो केवल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी हाँ ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब नेट चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कि इस सिस्टम में जितना भी चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड। केवल वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज का मतलब क्या है कि इस क्वांटाइज का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इंटीजर मल्टीपल होगा। कि किसी भी बॉडी के अंदर या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं या ऐड होते हैं, इसलिए किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो चार्ज है Q, चार्ज को मैंने किससे डिनोट किया, Q से, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, ±N इंटू E। E का मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हियर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर हैं, और N जो है वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि 1.2 1.3। और E का मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ये हमें ध्यान रखना है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलन। और प्रोटॉन्स के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है। चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस नेचर क्या होता है अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे कभी भी नहीं होगा कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज क्वांटाइज का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होगा, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे हम सोडियम Na+, उसके ऊपर हम चार्ज हमेशा ऐसे बोलते हैं Na+ चार्ज है, ऐसे कभी नहीं बोलते कि Na+1/2 चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफर होता है पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी भी एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम के अंदर से मैं कभी भी ऐसे ही बोलूंगा कि पूरा एक स्टूडेंट बाहर जाए, ऐसे कभी भी नहीं बोलूंगा कि हाफ स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल दिया। जब भी हम क्लास में निकालेंगे पूरे के पूरे एक स्टूडेंट को बाहर निकालेंगे, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। वैसे ही सिमिलरली किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। की इलेक्ट्रॉन का जितना भी चार्ज होगा, मतलब या तो उसके ऊपर ई इलेक्ट्रॉन होगा या 2e होगा या 3e होगा, हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर जो क्वांटाइज का मतलब है कि हमेशा जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल के अंदर होगा। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है mass is always, charge is always associated with mass। कि जो चार्ज है वो हमेशा एसोसिएटेड होगा किससे, चार्ज से। कि चार्ज जो है इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। कि अगर किसी भी बॉडी जो है वो अगर चार्ज है, इट मींस उसके साथ में हमेशा क्या होगा, मास होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं है कि कोई भी बॉडी चार्ज है उसका कोई मास नहीं है, ऐसा कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज है, इट मींस इट हैव मास। ठीक है, इसको देखो एक और इंपॉर्टेंट नोट हम इससे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज m है, ठीक है, ये जो बॉडी है ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, कैपिटल M। अगर ये बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी को अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज करता हूं, क्या करता हूं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी। तो ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कब हो सकती है, जब इसमें से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे। इस बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब हो सकती है, जब मैंने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए। और इलेक्ट्रॉन का खुद का एक क्या होता है, मास होता है। उसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मास ऑन इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जैसे अगर मैंने इसमें से मान लो सपोज करो n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, तो इसका मास में कितना चेंज हो गया, n इंटू एम ही। तो हम बोलेंगे कि कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है तो उसका हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ मास डिक्रीज होता है। कि अगर कोई भी न्यूट्रल बॉडी से वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसका मास जो है, मास विल डिक्रीज, उसका कुछ ना कुछ डेल्टा एम मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वो न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसे चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अगर वो बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए तो उसका क्या होगा, जो भी पहले मास होगा उससे थोड़ा सा मास, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बहुत थोड़ा सा मास क्या होगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मास विल इंक्रीज। अगर कोई भी न्यूट्रल बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, इट मींस इट मास विल इंक्रीज। अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसका मास डिक्रीज होता है। वो कितना होता है, जितने इसमें से इलेक्ट्रॉन मैंने निकाले, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻30। जितने भी मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाले उसको n से मल्टीप्लाई कर देना, तो इतना मास उसका डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा एम हम बोल सकते हैं, डेल्टा एम जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से हम डेल्टा एम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना मास इंक्रीज हुआ है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हुए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, या तो ऐड हुए या रिमूव हुए, उसको एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कितना मास उसका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। 6th प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी हम यहां पे बोल सकते हैं, 6th है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है कि चार्ज
डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये स्पीड ऑफ बॉडी की स्पीड ऑफ बॉडी कितनी भी हो, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन मास जो होता है वो वेरिएंट होता है। मतलब हमने आइंस्टीन की इक्वेशन E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से कि अगर हम मास की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर कर देते तो उसका मास जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन जो चार्ज है इनवेरिएंट का मतलब है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ बॉडी, ये स्पीड ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल की स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन मास जो होता है वो क्या होता है, वेरिएंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में होता है तो इट प्रोड्यूस, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये जो प्रोड्यूस करता है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम आगे के लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। चार्ज इज इन मोशन तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर वो मोशन में होता है कैसे, यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर हम इसमें भी लिख देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चार्ज इज एक्सेलरेटेड मोशन, it produce electric field, magnetic field and it radiates EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रेडिएट करते हैं, कि अगर चार्ज एक्सेलेटेड है इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये अभी ध्यान रखना है। फर्स्ट में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे क्या होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर हम ओरिजिनल सोर्स की बात करें तो वो ओरिजिनल सोर्स क्या होता है, अगर हम चार्ज को जो है वो क्या होता है, एक्सेलेटेट करते हैं। ठीक है, चार्ज को अगर एक्सेलेटेट करते हैं तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। चार्ज इज एट रेस्ट तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज एक्सेलेटेड मोशन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट हम इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन +1 कूलम चार्ज, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें डेफिशिएंसी होती है। मतलब या फिर अगर कोई भी बॉडी +1 कूलम चार्ज होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, तो इसको जो है हम कॉन्सेप्ट की हमें पता फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसके ऊपर जो चार्ज है +1 कूलम। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N × E, तो 1 × N × 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहां से N कितना हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻19, तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको सिंप्लीफाइड करोगे, ठीक है। इसमें यहां पर एक और चीज रह गई है कि अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें चार्जेस की, तो चार्ज की जो यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है चार्ज की, वो क्या होती है, कूलम। उसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। इसकी जो CGS यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलम या ESU, और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम।
ठीक है। और किसी भी बॉडी के ऊपर जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन बॉडी, वो कितना होता है, ई के बराबर होता है। ई का मतलब क्या हो गया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की कोई भी बॉडी जो है, हमने चार्ज इन क्वांटाइज के अंदर बताया था कि कोई भी बॉडी जो है उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता आधा कि एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी चार्ज की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, वो कितनी होगी, ई के इक्वल होगी। ठीक है। तो यहां पर हमने एक न्यूमेरिकल देखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें ट्रांसफर होते हैं, +1 कूलम चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो Q इजिकल टू +1 की, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, 1/1.6 इंटू 10⁻19। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये जो है लार्ज यूनिट है कि मतलब अगर कोई भी बॉडी 1 कूलम चार्ज होती है तो उसमें से जो है 62500000016 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यहां पर ये जो है कूलम जो है वो क्या है, लार्ज यूनिट है। तो इसके अंदर हम कुछ सफिक्सेस यूज करते हैं इसके अंदर। सफिक्सेस में जैसे मिली, हम उसके आगे लगा दें एम, स्मॉल एम का मतलब होता है मिली कूलम, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ कूलम। एक यूज कर देते हैं माइक्रो, इसे हम बोलते हैं म्यू, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है 10⁻6 कूलम। एक हम यूज करते हैं स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब होता है नैनो, 1 नैनो कूलम। कहीं भी एन सी लिखा हुआ है इसका मतलब है नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है। एक लिखा होता है स्मॉल पी सी, पी का मतलब होता है पीको, तो 10⁻12 कूलम। तो यहां पर जो कूलम है वो क्या है, लार्ज यूनिट है, इसलिए हम इसके अंदर कुछ सफिक्सेस यूज कर लेते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। तो मिली का मतलब 10⁻³ कूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9 और पीको का मतलब 10⁻12। ठीक है। इसमें हम एक और न्यूमेरिकल a glass rod is rubbed with silk cloth and glass rod positively charged कितना चार्ज आता है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। फाइंड द number of electrons are transferred from glass rod to silk cloth। पहला पार्ट है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ट्रांसफर होते हैं। दूसरा, हाउ मच mass are transferred from glass rod to silk cloth, कि कितना मास उसका डिक्रीज होता है या सिल्क क्लॉथ का कितना मास इंक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए, यहां मुझे दिया हुआ है कि ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने हैं। तो सिंपल सा इसमें हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो Q बाई ई कर देंगे, Q इज इक्वल टू एनी, चार्जेस इज क्वांटाइज, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई, तो N हो जाएगा Q बाई ई। तो ये वैल्यूज रख दो, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 20/16 इंटू 10⁻12, तो ये हो जाएगा
1.25 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें से क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। सेकेंड वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है। ये तो कौन सा वाला हो गया, फर्स्ट पार्ट, कि 1.25 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ के ऊपर। सेकेंड हमें फाइंड करना है कि कितना मास उसमें से ट्रांसफर हुआ है, मतलब ग्लास रोड का मास क्या हुआ होगा, डिक्रीज, कितना मास डिक्रीज हुआ होगा। तो डेल्टा एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एम ई। एम ई का मतलब मास ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो एन कितना है, 1.25 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसे सिंप्लीफाइड करेंगे टू 10 की पावर 19 और इसको और 9.1, ये इसमें कितना आ जाएगा इसका केजी में। मास डिक्रीज होगा अगर इस सेकेंड वाले पार्ट के अंदर 11.375 इंटू 10 की पावर -19, मतलब बहुत कम मास डिक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि हम ग्लास रोड को रब्ड किया, हमने देखा कि ग्लास रोड के मास में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत कम। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो 0.00000 कितने जीरो आएंगे ना, इससे पहले 17 जीरो आएंगे, तो इतना कम मास उसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये हम जो है फिजिकली इसको समझ नहीं पाते हैं कि इतना मास, बहुत कम मास उसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज होती है उसका मास इतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। 2 पॉइंट चार्जेस लिए Q1 एंड Q2, both are placed या separated at r distance। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कूलम्स ने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe is directly proportional to the product of both the charges, equation 1, and electrostatic force is inversely proportional to the square of distance between both the charges, equation number 2। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जैसे हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, proportionality constant and the value of this is 9 into 10 की पावर 9। यूनिट हम इसकी देख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। और इस Q को इट इज ऑल्सो रिटन बाय, इसे और हम क्या लिख सकते हैं इस K को, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसे जो है इस साइन को हम बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, EPSILON, एप्सिलॉन नोट, ठीक है, ये एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करें तो FE इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये जो है इट इज ऑल्सो नोन एज परमिटिविटी इन वैक्यूम। और ये परमिटिविटी जो है वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, K की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 पाई की वैल्यू पर हमें पता है 22/7। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब यहाँ पर देखिए इस लो के अंदर कूलम्स जो है ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड लो है, जिसके अंदर यहाँ पर
magnitude of the electrostatic according Coulomb's law state that the magnitude of electrostatic force between two static charges, yet between 2 point charges, is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, अब यहां पर हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर. एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब यह है कि जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा, कि 1 वाला 2 के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, इसे हम बोल देते हैं F21, उतना ही इक्वल फोर्स जो है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन Q1 बाय या ड्यू टू Q2 F12. तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे इन अपोजिट डायरेक्शन. तो हम बोल सकते हैं इक्वल F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21. दूसरा, ये जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट्स along the line joining them. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है. सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया कि ये इसके हमेशा किधर लगेगा, जो लाइन जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेगी. थर्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये कैसे नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर. कैसे नेचर का होता है ये, कंजर्वेटिव नेचर. कंजर्वेटिव के नेचर का मतलब हो गया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ. ये जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. मतलब पाथ अलग अलग रखोगे लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस को सेम रखोगे. तो कंजर्वेटिव कैसा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि यहां पर ये जो एप्सिलॉन परमिटिविटी है, ये जो होता है अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग होता है. तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. ये जो होता है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अदर मीडियम. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अदर मीडियम के अंदर कितना होगा, तो Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहां पर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर. ठीक है, यहां पर नेक्स्ट हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी. तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं ER से. तो ER होता है परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम. ठीक है, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम. तो यहां से परमिटिविटी कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट ER. ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 1, दिस विल बी द इक्वेशन 2. तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो यहां से Fm इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, किसी और मीडियम में जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन की फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है सेकंड वाले के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना उसके ऊपर लगेगा. F की वैल्यू जो होती है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल इसके लिए देखते हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन
two charge pairs having 2 coulomb and 8 coulomb placed 10 centimeter in air. तो 10 सेंटीमीटर इन एयर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गिवन क्या क्या है हमें, चार्जेस दिए हुए हैं 2 कूलम, सेकेंड वाले बॉडी के ऊपर चार्ज दिया हुआ है 8 कूलम, डिस्टेंस जो है वो दोनों के दिन की 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर. एफ निकालना है तो एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 16 9 144 0.1 10 10 की पावर 11 न्यूटन. ठीक है. इसी प्रॉब्लम के अंदर एक और हम इन द प्रीवियस प्रॉब्लम if one of them charge is tripled and distance between them is doubled. कि बीच की एक चार्ज को जो है वो हमने क्या कर दिया, ट्रिपल्ड, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, डबल. फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम, कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा. तो यहां पर देखिए कि पहले वाले केस के अंदर हम मान लेते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू थी 44 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन. ठीक है, इक्वेशन 1. अब हमने क्या चेंजेस किए हैं कि एक चार्ज को तो सेम रखा है, दूसरे वाले चार्ज को, किसी दोनों में से एक चार्ज को हमने क्या कर दिया, डबल, और बीच की जो डिस्टेंसेज हैं आर डैश, उसे हमने क्या कर दिया, प्रीवियस वाले से डबल कर दिया. तो हमें फोर्स देखना है, तो एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर. तो के तो एज इट इज रहेगा क्योंकि मीडियम सेम रखा है. Q1 जो है वो हो जाएगा एक फोर्स सेम, और दूसरे वाले को हमने ट्रिपल कर दिया है, और बीच की जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या कर दिया है, डबल. तो 3 के Q1 Q2 अपॉन 4 आर स्क्वायर. तो 3/4, और इसे हम क्या बोल सकते हैं इक्वेशन 1 से, एफ. तो 3/4 ऑफ एफ, और 3/4, और एफ की वैल्यू भी चाहें तो हम रख सकते हैं 144 इंटू 10 की पावर 11. इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3 108 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन. तो पहले के कंपैरिजन में जो है फोर्स कितना हो जाएगा, 3/4. ठीक है. तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि कितना फोर्स को डबल कर दिया. इसमें बहुत सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन मिलते हैं कि क्या होगा फोर्स के अंदर, एक दोनों चार्जेस को डबल कर दिया, बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया. इसमें बहुत सारे तरह के इस तरह के क्वेश्चंस, बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया. तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. इसमें एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम. एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए, और सब पर जो चार्ज रखा वो क्यू क्यू क्यू. तो हमें कैलकुलेट करना, फाइंड द नेट फोर्स. इनको हम नाम भी देते हैं, दिस विल बी द ए बी सी डी. तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स on the charge 8A due to
रिमेनिंग चार्जेस, कि रिमेनिंग चार्जेस की वजह से इस क्यू पर ए पर जो चार्ज रखा हुआ है, इन तीनों चार्जेस की वजह से उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में जो है हमें एक तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि अगर दो फोर्सेस जो है, दो वेक्टर ए और बी, उनके बीच अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा जो हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि अगर ए और डी के ऊपर अगर हम फोर्स की बात करें, ए और डी के बीच, तो ए और डी के बीच की अगर हम बात करें तो के क्यू इंटू क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी है, ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी है, ए डी, तो ए डी का स्क्वायर, और जो डिस्टेंस होगी वो किधर से किधर होगी, डी से ए की तरफ। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगी, ऐसे सिमिलरली अगर हम ए और बी के बीच के फोर्स की बात करें तो वो भी के क्यू क्यू इंटू ए बी का स्क्वायर, तो वो भी जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये भी इसको रिपेल करेगा तो उसकी डायरेक्शन जो है वो किधर हो जाएगी, एफ। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस, दोनों जो चार्जेस उसको जो ज्वाइन करता है उसके एलोंग लगता है। तीसरा जो फोर्स है वो कौन सा है, एफ, ए और सी के बीच में जो फोर्स लगता है, तो एफ ए सी, तो के क्यू इंटू क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए सी का स्क्वायर, और ये जो डायगोनल है वो कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर, अगर साइड ए है ये भी ए है तो ये हो जाएगा रूट टू ए, तो रूट टू ए का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स के लिए देखिए कि पहले तो हम क्या करें, इन दोनों का नेट देखें तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, एफ आर इज का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ए डी का स्क्वायर प्लस एफ ए बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए डी एफ ए बी और कॉस 90, इन दोनों के बीच का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रिजल्टेंट निकालना इन दोनों का। तो एफ आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, और ये कॉस 90 जीरो, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ से ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, एफ आर इस तरफ, और ये जो है एफ ए सी वो भी इस तरफ ही होगा, और दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, तो नेट फोर्स जो होगा इन दोनों की वजह से वो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा, इनका रिजल्ट एफ आर और एफ ए सी का, तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो एफ आर प्लस एफ ए सी, तो एफ आर तो हो गया रूट टू के क्यू स्क्वायर प्लस ए सी वाला हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, और जो इसकी डायरेक्शन है वो किधर होगी, एलोंग सी ओ, सी से ओ की तरफ, तो यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस 1 बाई
टू और अलोंग सी ओ सॉरी सी ए, सी से ए की तरफ। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, सी से ए की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह से इसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम एक और चीज देख सकते हैं, कैलकुलेट कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स and electrostatic force between two electrons are 1 मीटर अपार्ट। दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 मीटर की डिस्टेंसेस पर हैं, तो उन दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों कितनी डिस्टेंस पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर हम इनके ऊपर चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मास जो होता है वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो यहाँ पर हम 1 बाई 1 दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या हो जाए के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1 का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 9। तो एफ ई अपॉन एफ एम, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 अपॉन 9.1। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आएगा 4.7 इंटू 10 की पावर 42। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से फाइनल कंक्लूजन है वो क्या है कि ग्रेविटेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिख ले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखिए कोई भी हमने लेट सपोज इट हमारे पास कोई भी कैपिटल क्यू चार्ज है या सोर्स चार्ज। यहां पर हम एक क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज जो है क्यू नॉट जो है वो हमारे पास कोई भी एक टेस्ट चार्ज है और ये जो टेस्ट चार्ज है वो होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसे हम डिनोट करते हैं क्यू नोट से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, क्यू नोट से। तो अगर कोई भी क्यू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो फिनोमिना है ये हम सिंपल से हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर चार्ज होता है इसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड या स्पेस होता है कि जहां पर कोई दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं, इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो अट्रैक्शन या
रिपल्शन, तो उस स्पेस या रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर चार्ज है तो इट मीन्स इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर कोई भी, जैसे सिंपल सा मैंने क्यू चार्ज लिया है तो ये क्या करेगा, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, तो इसे जो है हम बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर भी चार्ज है तो इट मीन्स इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हुआ हो, किसी न किसी चार्ज की वजह से क्या हुआ होगा, क्रिएट हुआ होगा। तो यहां पर हमने एक सिंपल सा क्यू सोर्स चार्ज लिया है इस पर, जिसे कहां पर प्लेस किया हुआ है, ऊपर। इससे आर डिस्टेंस पर हमने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज को रखा क्यू नोट को, क्यू नॉट। अब इसके ऊपर जो फोर्स, अब यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज, किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज डिफाइंड एज द स्पेस और रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज, कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस या रीजन इन विच इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन क्यू नॉट, कि किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कोई एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाय एनी अदर चार्जेस। अगर अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होती है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां से अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट, तो देखिए इसकी यूनिट जो होती है इसकी क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, एन बाई, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस पॉजिटिव चार्ज, ये अगर पॉजिटिव है तो इस टेस्ट चार्ज को जो है ये हमेशा किधर की तरफ करेगा, दूर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, कि ये यूनिट टेस्ट चार्ज को इससे क्या करेगा, दूर की तरफ। अगर ये मान लीजिए जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा तो ये टेस्ट इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू नेगेटिव, कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, टूवर्ड्स फ्रॉम इट, कि इसकी तरफ। ठीक है, जो पॉजिटिव की वजह से इसकी ऊपर जो चार्ज डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इसकी तरफ। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि अगर यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहां पर हमने कोई भी क्यू चार्ज रखा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q is placed in a इलेक्ट्रिक फील्ड E, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर जो है कोई चार्ज रखा हुआ है, तो अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इज इक्वल टू Q इंटू ई।
अब यहां पर देखिए कि F जो है वो चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, कि अगर ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा तो फोर्स जो इस पे लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये जो चार्ज है ये नेगेटिव हो जाता है, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ई, और इसके ऊपर जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है, वो चार्ज जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ लगेगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। कि मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर चार्ज जो है पॉजिटिव हुआ तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो फोर्स है वो किसकी डायरेक्शन होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जो चार्ज है वो नेगेटिव हुआ तो फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उससे फोर्स जो है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट magnitude of force on a 10 microcoulomb charge placed in an electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे लूजली हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर देखिए कि F इज इक्वल टू Q, तो Q जो है वो कितना दिया हुआ 10, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है म्यू का मतलब होता है माइक्रो, और माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, और जो चार्ज दिया हुआ वो दिया हुआ 1 इंटू 10 की पावर 6। तो इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड calculate the electric field which would be just sufficient to balance the weight of particle is just sufficient to balance the weight of the particle of charge 1 microcoulomb and mass is 1 mg, और g की वैल्यू को जो हमें लेना वो लेना है 10। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच वुड बी द सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द। तो इस न्यूमेरिकल में देखिए कि यहां पर एक कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है।
तो इसके ऊपर जो वेट लगेगा इसका वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एम जी, और वेट होता है एम इंटू जी। और एक, अब वो जो वेट है इसको कौन फोर्स बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एफ ई, इस वेट को बैलेंस करने के लिए उसे किधर की तरफ लगना चाहिए, ऊपर की तरफ, और एफ इजिकल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर की तरफ होनी चाहिए, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव। अब यहां पर ये दोनों को सफिशिएंट, मतलब इससे बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एम जी के। इसका जो मैग्नीट्यूड है एफ ई का वो किसके इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो फोर्सेज है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पर एफ ई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू है क्यू ई इजिकल टू वेट होता है एम जी। तो ई हमें कैलकुलेट करना है तो वो जाएगा एम जी अपॉन क्यू। और एम और क्यू की वैल्यू की अगर हम पुट करें तो यहां पर देखिए मास मुझे दिया हुआ 1 एम जी। 1 एम जी का मतलब होता है मिली, तो ग्राम, और इसको भी हम केजी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 केजी। 1 ग्राम के अंदर कितने केजी होते हैं, 10 की पावर, तो एम का मतलब होता है मिली। चार्ज दिया हुआ 1 माइक्रो कूलम, तो 10 की पावर माइनस 6 कूलम, तो वैल्यू रखिए इसमें, तो 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 अपॉन 10 की पावर माइनस 6। इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आएगा 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा इस क्वेश्चन में दिया होता है कि वेट जो है वो किसको बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है ई। यहाँ पर एक पार्टिकल लिया है जो इनिशियली किस पर है, रेस्ट पर है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q of mass m is released from rest in an uniform electric field directed along positive x-axis is shown in the figure। तो यहां पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर जो फर्स्ट हमें कैलकुलेट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सबसे पहले तो हमें वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सेकंड, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टी सेकेंड, कि टी सेकेंड के बाद हमें इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है आफ्टर टी सेकेंड। तो यहां पर देखिए कि इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है, और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, नेगलेक्ट वेट, इसके वेट को जो है वो क्या करना है हमें, नेगलेक्ट, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है उसको नेगलेक्ट करना है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा, क्यू ई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किधर की तरफ लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और मास एक्स फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। तो यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि यहां पर चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। अब यहां पर हमें सेकंड फर्स्ट वाला पार्ट तो जो है इसमें जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, और वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब हमें क्या निकालनी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टी सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो टी सेकेंड के बाद अगर हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले तो हम काइनेटिक एनर्जी को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें यहां पर पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज करेंगे तो v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली ये किस पे था, इनिशियली ये रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन था क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हाफ एम क्यू ई अपॉन एम इंटू टी का। तो इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए यहां पर हम देख सकते हैं क्या कैलकुलेट करना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे लूजली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो यहां पर देखिए कि कोई भी हमारे पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट ए पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस ए पॉइंट पे मैं सबसे पहले क्या रखूं, एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं क्यू नॉट। तो जैसे मैं एक टेस्ट चार्ज रख रहा हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, एफ इजिकल टू के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है वो हम पहले ही, तो ई इजिकल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, वैल्यू पुट करो तो के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट। तो ई इजिकल टू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो हम पहले देख चुके हैं कि अगर सोर्स पॉजिटिव हुआ तो इससे दूर की तरफ और नेगेटिव हुआ तो टूवर्ड्स इट। तो यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड है ई इजिकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन्हें वेक्टर फॉर्म, तो ई वेक्टर के क्यू क्यू आर स्क्वायर और उसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं कि जो भी इस यूनिट वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो एक यूनिट पॉइंट चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहां से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जितना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और कहाँ पे जाके जीरो होगा, इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्योंकि अगर इसको जीरो होना है तो इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट।
ठीक है, तो आर इनफाइनाइट होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होगा, जीरो। तो जैसे जैसे हम Q4 से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन होता है कि जैसे अगर हमें एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एक इंपॉर्टेंट इस तरह के इस पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि नल पॉइंट हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन से समझाता हूं उसको। टू चार्जेस 16 microcoulomb and 9 microcoulomb are placed 0.7 meter apart. Find the position of null point. क्या फाइंड करनी है, नल पॉइंट। यहां पर नल पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 on the line joining the two charges। जैसे हम इस टॉपिक जो है सेम वैसा ही है जैसे हम इसके अंदर ग्रेविटेशन के अंदर भी हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कैलकुलेट करते थे। तो यहां पर देखिए एक फर्स्ट चार्ज है हमारे पास 16। किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे हम, एक हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है 16 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहां से दोनों को ज्वाइन कर लिया हमने। इस लाइन ज्वाइन करने के अलोंग हमें क्या निकालना है, नल पॉइंट। अब सबसे पहले तो क्या होगा कि देखिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस वजह की, Q1 चार्ज की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q2 चार्ज की वजह से। तो दोनों चार्ज अपनी अपनी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जहां पर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो देखिए उसके लिए यहां पर हम इसके अंदर अगर हम बात करें, देयर आर 3 रीजंस, इसके अंदर 3 रीजंस है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो कहीं पर भी वो नल पॉइंट हो सकता है कि या तो इस तरफ हो या इन दोनों के बीच में हो या इधर हो। उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कहां पर होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूंगा, तो फर्स्ट रीजन में मैं बात करूं तो इस Q1 चार्ज की वजह से, Q1 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है। और हमने पहले पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, अवे फ्रॉम इट। तो फर्स्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे दूर की तरफ होगा, तो ये E1। अब ऐसे अगर मैं Q2 वाले की बात करूं तो Q2 वाला भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, अवे फ्रॉम इट। तो E2 और E1 इस फर्स्ट रीजन के अंदर दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड या दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका नेट कभी भी जीरो हो सकता है क्या? नेट जीरो करने के लिए क्या होंगे, दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट वेक्टर होने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इसमें बीच वाले रीजन के अंदर बात करूंगा तो इस Q1 के लिए क्या हो जाएगा, इससे दूर की तरफ, और इस Q2 की वजह से भी बात करूंगा इससे अवे फ्रॉम इट, तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इससे तरफ। इस पॉइंट पे Q1 पे देखूंगा तो इससे दूर की तरफ इस तरफ, और Q2 की वजह से देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे, Q1 की वजह से राइट हैंड साइड और Q2 की वजह से लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां इस वाले रीजन के अंदर देखूंगा तो फर्स्ट वाले से देखेंगे तो E1 अवे फ्रॉम इट, और दूसरे वाले से देखेंगे इट इज ऑल्सो अवे फ्रॉम इट। तो यहां इन दोनों रीजन की पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो। अब इन दोनों रीजन में कब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, जब इन दोनों में से किसी का नेचर रिवर्स कर दे, कि जैसे दोनों में से एक चार्ज को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, जैसे -16 कर दो। तो -16 करते क्या हो जाएगा, ये -16 करोगे तो ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहां वाले रीजन में कभी भी जीरो नहीं होगा। अब यहां पर -16 करते ये इस तरफ होगा, तो या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। ठीक है, अब वो किधर होगा, जिधर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे डिस्टेंस भी क्या होगी ज्यादा, तो उस वाले थर्ड वाले रीजन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो केवल कौन से वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सेकंड वाले रीजन के अंदर। अब उसके अंदर देखिए कि यहां से इसकी जो डिस्टेंस है
वो कितनी दी हुई है मुझे, 0.7 मीटर दी हुई है। कितने, 0.7। यहां से इस पॉइंट ओ पॉइंट को, इसे मैंने बोल दिया ए पॉइंट, इसे बी और इसे ओ। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये मान लो x, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी d माइनस एक्स। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, पहले अगर मैं बात करूं E1 के मैग्नीट्यूड की, E1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q1, तो K Q1 और इससे जो डिस्टेंस है वो AO का होल स्क्वायर। तो 9 इंटू, इसकी वैल्यूज रख दे, K इंटू 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इनके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इक्वेशन। और E2 की अगर मैं बात करूं तो K Q2 और ये वाली जो डिस्टेंस है OB का होल स्क्वायर, तो K इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन ये वाली जो डिस्टेंस है वो D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए कि नल पॉइंट ओ पॉइंट को हमने क्या माना है, नल पॉइंट, तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए क्या हो गया, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट। तो E1 को पॉजिटिव मान लो, E2 को नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8.0 इज जीरो। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि E1 माइनस E2 इज ऑल्सो जीरो, तो E1 इज इक्वल टू E2। तो यहां से K E1 की वैल्यू होगी 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एक्स का स्क्वायर, K इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसे 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कैंसिल आउट, 4D माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो 4D या नेगेटिव, तो 4D माइनस 4x इज इक्वल टू 3x। तो 7x इज इक्वल टू 4D, तो x इज इक्वल टू 4D बाई 7, और D की वैल्यू कितनी थी, 0.7। तो यह आ जाएगा 0.4 मीटर फ्रॉम Q1 चार्ज। Q1 चार्ज या 16 माइक्रोकूलम चार्ज से कितना, 0.3 मीटर से। कभी कभी ऑप्शन में ये भी बोल सकते हैं कि Q2 से कितना हो जाएगा, तो ये 0.34 है, तो इससे कितना हो जाएगा, 0.3।